career of classical mechanics. Till the end of 19th century, classical or Newtonian mechanics was considered to be only right and undisputed theoretical science. 19th century की एंडिंग तक क्लासिकल या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सिर्फ कंसिडर किया था अनडिस्प्यूटेड थियोरेटिकल साइंस, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा साइंस समझा था. बट सून एज सम न्यू एक्सपेरिमेंटल्स were observed which could not be explained by classical mechanics, तो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट आए जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स से समझा नहीं जा सकता है. दिस इंक्लूड्स, तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स से जिससे नया एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी क्वांटम इफेक्ट, डी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ई हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. तो ऐसे 5 क्लासिकल मैकेनिक्स है जो नए एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. So classical mechanics use laws of motion or macroscopic object, whereas quantum mechanics use laws of motion of microscopic object. क्लासिकल मैकेनिक्स किसके बारे में स्टडी करता है? जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोशंस का लॉ के बारे में बताता है. क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोशन के लॉ के बारे में बताता कौन है? क्वांटम मैकेनिक्स. Black body radiation. A black body is idealized physical body that absorb and emit radiation of all frequency. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी जो है ये एक आइडियलाइज फिजिकल बॉडी है जो रेडिएशन के सभी फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है, मतलब रिलीज करता है. Classical mechanics gives an equation which describes the intensity of black body radiation as a function of wavelength or frequency for a fixed temperature. The result is known as Rayleigh-Jean's law. क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो इक्वेशन देता है. ये इक्वेशन क्या बताता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी के बारे में बताता है. इसका जो वेवलेंथ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटेंसिटी को एज अ वेवलेंथ करके फंक्शन कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू और फिक्स टेम्परेचर. और इससे कौन सा लॉ के बारे में पता चलता है? रेली-जीन्स लॉ के बारे में पता चलता है, जहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी को वेवलेंथ का फंक्शन कंसिडर करके डिस्क्राइब करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में. यहाँ पे रो साई टी इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन साई 4, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. (1.381 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन. तो यहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? 1.381 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन होता है. रो रिफर टू डेंसिटी ऑफ स्टेट. रो जो रहता है स्टेट का डेंसिटी रहता है. वेव साई इज द वेवलेंथ, साई जो वेवलेंथ है, टी इज द टेम्परेचर, टी जो है वो टेम्परेचर है. Although Rayleigh-Jean's law works for higher wavelength but failed to correctly reproduce experimental trend at shorter wavelength.
तो भले ही रेली जीन्स लॉ जो है वो हायर वेवलेंथ के लिए काम करता है, लेकिन वो शॉर्टर वेवलेंथ से जो एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस होता है उसे करेक्टली, जो शॉर्टर वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड ट्रेंड जो निकलता है उसे वो ठीक से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो हायर वेवलेंथ कौन सा हायर वेवलेंथ, जिसका जिसका एनर्जी काफ़ी कम है, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट, इनका एनर्जी कम है तो इनका वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन जो पावरफुल रेडिएशन है जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, गैमा लाइट रेडिएशंस, कॉस्मिक लाइट, तो ये बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है, तो इनका वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है। तो हायर एनर्जी के बारे में ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस डाइवर्जेंस फॉर लो वेवलेंथ इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ्स। तो ये लो वेवलेंथ के लिए ये जो भेद है, इसे इसी की वजह से रेली जीन्स लॉ का दूसरा नाम है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ के बारे में बता नहीं सकता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ के बारे में बता नहीं सकता मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में कुछ बता नहीं सकता, तो इसीलिए इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ भी बोलते हैं। सो ये लाइन प्लॉट depicting the classical model of black body radiations overlay with the quantum model of a black body radiations। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्लासिकल मॉडल्स का लाइन प्लॉट किया जाता है, जहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वांटम मॉडल ओवरले करते हैं। यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे पी, ये है प्लैंक्स लॉ, ये रीले जीन्स लॉ। On 14 December 1900, Max Planck at the meeting of German Physical Society proposed an equation similar to Rayleigh-Jeans equation to explain black body radiation with an adjustable parameter h। तो 14 दिसंबर 1900 में मैक्स प्लैंक, जिन्होंने जर्मन फिजिकल सोसाइटी में मीटिंग बनाया था, इस इक्वेशन के बारे में रेली जीन्स इक्वेशन के बारे में, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, कुछ पैराबल एडजस्टेबल पैरामीटर्स जैसे कि एच, रो इज इक्वल इज psi comma t is 8 by hc upon pi phi e raised hc upon rho kt is -1। Planck's found for h 6.626 10 raised to minus 34 joule second। The experimental date could be reproduced। प्लैंक्स ने ढूंढा था h का वैल्यू 6.626 10 raised to 34 जूल सेकेंड रहता है। एक्सपेरिमेंटल डेट जो रहता है वो रिप्रोड्यूस होता है। Planck was able to derive this formula by assuming that the energy of oscillate of electron which gave rise to radiation were proportional to integral multiple of the frequency। तो प्लैंक जो था वो इस फॉर्मूला के बारे में डिराइव कर सकता था, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ऑसिलेशंस को एज्यूम करता है और रेडिएशंस आता है जो प्रोपोर्शनल रहता है फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल से। E is equal to NH nu, N is 0, 1, 2, where rho, rho nu is frequency of radiation, H is Planck constant। ठीक है, तो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ एनर्जी टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी का लिमिटेशन जो डिस्क्रीट वैल्यू में है इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दिस वाज फर्स्ट यूज ऑफ notation of quantization of energy
ये जो एनर्जी का क्वांटिटेशन का नोटेशन को पहला यूज़ करता है। Quantization refers to a situation where physical quantity like position, energy, and momentum can have only certain discrete values. तो क्वांटाइजेशन को रिफ़र करेगा तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि पोजीशन, एनर्जी और मोमेंटम का अपना खुद का कुछ वैल्यू होता है। Quantization concept Bohr models was the first model to give the quantization concept of the equations. तो क्वांटाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है बोहर्स मॉडल, जहाँ पे ये बोहर्स मॉडल जो था पहला मॉडल था क्वांटाइजेशन कंसेप्ट का इक्वेशन के लिए। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, n is equal to 1 2 3, mvr is nh upon 2 pi, where m is the mass of electron, v is the linear velocity of electron, r is the radius of the orbit and n is an integer। यहाँ जहाँ पे m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, v जो है ये इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी है, r जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है, n जो है इंटीजर्स है। Bohr's that postulate that the angular momentum of an electron can also be discrete value given by above equations। तो बोहर पोस्टुलेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो डिस्क्रीट वैल्यू देता है ऊपर का इक्वेशन की वजह से। However, the above equation was given without any proof and there was no reason to explain quantization. Therefore, quantization was not taken seriously at that time। तो ऊपर का इक्वेशन जो है बिना प्रूफ है, बिना किसी प्रूफ के, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्वांटाइजेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता है। क्वांटाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, जो एनर्जी के छोटे से डिस्क्रीट पैकेट जो रहते हैं जिसमें जो रेडिएशन में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब रेडिएशन में जो एनर्जी के छोटे पैकेट्स होते हैं उसे कहते हैं क्वांटा। तो रेडिएशन में क्वांटा रहता है जो एनर्जी के छोटे पैकेट्स रहते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्वांटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक यूनिट है जिसे अब क्वांटम बुलाते हैं। Why this phenomena was misinterpreted by classical mechanics? क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स ने इसे बहुत ही मिसइंटरप्रेट किया? This is because classical mechanics consider electromagnetic radiation solely wave phenomena। क्लासिकल मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिडर किया जो वेव फिनोमेना है। However, Planck held the radiant energy or radiation is made up of particle-like component known as quantum along with wave picture of radiation। तो प्लैंक जो है रेडियन एनर्जी है या फिर रेडिएशन है जो पार्टिकल्स से बना हुआ है, जैसे कि कंपोनेंट, जैसे क्वांटम कहते हैं, जो रेडिएशन का वेव पिक्चर दिखाता है। प्लैंक्स वॉज कंसिडर्ड सीरियस देन। तो प्लैंक्स को है ना बहुत ही सीरियसली लिया गया। प्लैंक स्पेंड ईयर ट्राइंग टू फिट हिज फॉर्मूला into classical theory, but physicists did not take this energy quantization idea seriously until Einstein invoked a similar assumption to explain the photoelectric effect। प्लैंक्स ने कुछ साल बिताए ताकि वो इस फॉर्मूला को क्लासिकल थ्योरी में फिट कर सके, लेकिन फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने इस एनर्जी क्वांटाइजेशन आइडिया को काफ़ी सीरियस से लिया नहीं।
तब तक सीएस लिया ने जब तक आइंस्टाइन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी एजम्पशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझाया नहीं। प्लैंक प्रपोज दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है डिस्क्रीट अमाउंट में। तो अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect: the ejection of electron from the surface of metal by radiation is called photoelectric effects. तो photoelectric effect क्या होता है? जब भी मेटल के सरफेस पे लाइट गिरता है, रेडिएशन गिरता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर classical, the electron ejection from metal surface was thought to occur because of metal-electron oscillations, where the light and eventually break away from the surface with kinetically energy that depend on the intensity of incident radiation. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन मेटल के सरफेस से निकलता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशंस की वजह से जो लाइट के साथ रहता है, जो सरफेस से निकल जाता है, दूर चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर। तो लाइट यहाँ मेटल पे टकराता है, मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी रहता है कि वो मेटल सरफेस से निकल जाता है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब द लाइट एज वेव, electromagnetic radiation with a set of frequency and amplitudes, where amplitude is related to the intensity. तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे तो लाइट को वेव कंसिडर करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी के सेट से, एम्पलीट्यूड से, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है। However, experimentally it was found that kinetic energy of ejected electron was independent of the intensity of radiation. एक्सपेरिमेंटली ढूंढेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट रहता है रेडिएशन की इंटेंसिटी से। In 1905, Albert Einstein explained photoelectric effect using Planck's relation between energy and frequency. 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, और उसके लिए उसने प्लैंक्स रिलेशंस यूज़ किया था। वो प्लैंक्स रिलेशन जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। Einstein proposed that light or radiation of frequency nu was made up of particle of energy h nu, now known as photons. तो आइंस्टाइन ने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी का जो लाइट जो है न्यू, वो पार्टिकल का एनर्जी से बना हुआ है, जिसे बोलते हैं फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था जो एनर्जी का जो पार्टिकल है वो फ्रीक्वेंसी से बना हुआ रहता है। सो light a form of wave function that have been given a particular character. So wave motion का जो है वो लाइट का एक फॉर्म है जो पार्टिकल कैरेक्टर दिखाता है। Einstein using Planck equation showed that the kinetic energy of ejected electron is equal to the energy of the incident photons h nu minus the energy barrier to releasing an electron from the particular matter w. तो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स इक्वेशन को यूज़ किया था, जहाँ पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को दिखाया गया जो इक्वल रहता है इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी से, माइनस रहता है एनर्जी बैरियर से जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है पर्टिकुलर मेटल W से। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू h nu minus W. This explanation of photoelectric effect correctly predicts that energy of ejected electron depend on the frequency of light.
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन करता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में प्रिडिक्ट करता है जो डिपेंड करता है लाइट के फ्रीक्वेंसी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में प्रेडिक्ट करता है जो डिपेंड होता है लाइट के फ्रीक्वेंसी से। दिस मॉडल वेरी वेल अकाउंटेड फॉर द ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये मॉडल जो है उसने ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में अच्छे से बताया। आइंस्टाइन सजेस्ट दैट लाइट और रेडिएशन इज कंपोज ऑफ पार्टिकल। आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट या फिर रेडिएशन जो है वो पार्टिकल का बना हुआ रहता है। कॉम्पटन इफेक्ट्स। Compton effect. Compton effect is scattering phenomena. Compton effect is scattering phenomena. It refers to the shift in the wavelength upon scattering of light from stationary electrons. Compton effect is scattering phenomena. Hence, Compton effect scattering phenomena है. It refers to shift in wavelength upon scattering of light from stationary electron. Compton effect जो है उसको रिफर करता है जो शिफ्ट होता है वेवलेंथ पे जहाँ पे स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से लाइट स्कैटर होता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ नोन वेवलेंथ interacted with atom X-ray scattered through an angle delta and emerged at different angle wavelength related to delta। तो ये ऑब्जर्व किया था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें एक्सरे रहता है वेवलेंथ इंटरेक्ट करता है एटम से एक्सरे स्कैटर होता है एंगल थीटा से और अलग अलग वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है थीटा में। नॉर्मलाइज एक्सरे स्कैटर्ड बाय लाइट एलिमेंट। नॉर्मली एक्सरे जो है स्कैटर होता है लाइट एलिमेंट से। The scattered photon X-ray have wavelength larger than the incident rays। तो scattered photon जो रहता है एक्सरे का उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट से। जिसमें फोटो बिकम लेस एनर्जेटिक ऑन स्कैटरिंग। इसका मतलब जो है फोटोन जो है काफ़ी कम एनर्जेटिक रहता है स्कैटरिंग से। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ रेडिएशन ओनली। तो ये सिर्फ अकेले रेडिएशन से वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कॉम्पटन एक्सप्लेन एक्सरे शिफ्ट बाय एट्रीब्यूटिंग पार्टिकल लाइक मोमेंटम टू फोटोन। कॉम्पटन जो है वो एक्सरे को शिफ्ट करता है ऐसा पार्टिकल की तरफ जो पार्टिकल मोमेंटम देता है फोटोन को। कॉम्पटन डिराइव ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन शिफ्ट इन वेवलेंथ। कॉम्पटन जो है मैथमेटिकल रिलेशन है जो मैथमेटिकल शिफ्ट और कॉम्पटन जो है डिराइव होता है मैथमेटिकल रिलेशन वेवलेंथ के शिफ्ट में रहता है। और scattering angle of X-ray by assuming the each scattered X-ray photon interacted with only one electrons। तो ये एक्सरे का स्कैटरिंग एंगल से रहता है जहाँ पे स्कैटर एक्सरे फोटोन हर स्कैटर एक्सरे फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। डेल्टा साई इज इक्वल टू साई एस माइनस साई आई इज इक्वल टू एच एन ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। where delta s psi is termed as Compton effect। delta psi को Compton effect बोलते हैं। psi I is the initial wavelength। psi I initial wavelength है। psi I is a wavelength, s is a wavelength of wave after wave scattering। wavelength है scattering के बाद h is Planck constant, h Planck constant। electron rest mass है c is the speed of light, c speed है लाइट का। डेल्टा इज स्कैटरिंग एंगल, थीटा जो है स्कैटरिंग एंगल है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1.3 the Compton shift should be independent of the wavelength of the incident rays। तो इक्वेशन के हिसाब से Compton shift जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए वेवलेंथ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से। दिस हैज़ बीन
फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। The shift in wavelength is independent of initial wavelength and also of the nature of element। ये shift जो है ये वेवलेंथ में रहता है, जो इंडिपेंडेंट रहता है इनिशियल वेवलेंथ से और एलिमेंट के नेचर से। इट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, सिर्फ डिपेंड होता है स्कैटरिंग के एंगल से। द फॉलोइंग केस में भी कंसिडर्ड, तो आगे का केस को कंसिडर करेंगे। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा रो इज इक्वल टू 0, नो वेवलेंथ शिफ्ट। अगर थीटा अगर 0 डिग्री है, डेल्टा साइज 0 है, तो कोई वेवलेंथ शिफ्ट नहीं है। At 90 degree है। Delta psi 2.42 picometer, scatter radiation perpendicular to incident radiation, scatter radiation perpendicular रहता है incident radiation से। If theta is equal to 180 degree, delta psi is twice Compton wavelength। डेल्टा थीटा का 180 डिग्री है, तो डेल्टा psi जो है twice Compton wavelength है। The success of using energy and momentum conservation to explain the experimental data for Compton effect। तो अगर एनर्जी और मोमेंटम का कॉन्वर्जेशंस को यूज़ करना है ताकि वो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन कर सके। इस पावरफुल एविडेंस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मोमेंटम जस्ट लाइक पार्टिकल। कॉम्पटन इफेक्ट जो है काफ़ी पावरफुल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मोमेंटम देता है जैसे कि पार्टिकल्स। फिर उसी कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होता है। दिस सपोर्ट द आइंस्टाइन फोटोन कॉन्सेप्ट, ये जो है सपोर्ट करता है आइंस्टाइन फोटोन कॉन्सेप्ट को। कॉम्पटन इफेक्ट्स एट्रीब्यूट पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट और रेडिएशंस। कॉम्पटन इफेक्ट जो है पार्टिकल को एट्रीब्यूट करता है जो लाइट के साथ कैरेक्टरिस्टिक रहता है, या एट्रीब्यूट करता है ऐसे पार्टिकल को जो रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक देता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट emitted by energetic atoms is composed of individual line of different colors। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है? लाइट का स्पेक्ट्रम जो एनर्जेटिक एटम की वजह से बाहर निकलता है, और ये कैसे बनता है? अलग अलग कलर के इंडिविजुअल लाइन की वजह से लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है। दिस लाइन रिप्रेजेंट the energy level of electron in those excited atom। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है जिस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रिक्ट एनर्जी लेवल जो एक्साइटेड एटम में रहता है। When an electron in a high energy state jump down to lower one, the atom emits a photon of light which correspond to the exact energy difference of those two levels। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी स्टेट में रहता है वो नीचे की तरफ जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट में, और ये एटम जो है जब ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है तो वो लाइट का फोटोन बाहर निकालता है जो करस्पॉन्ड करता है एग्जैक्ट एनर्जी। जो एग्जैक्ट एनर्जी उतना ही एनर्जी तो जो एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला गया वो इस तरीके का फोटोन का लाइट एमिट करता है जिसका एनर्जी जो था वो दो लेवल का एनर्जी के फ़र्क जितना बराबर था, मतलब एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के बराबर था। इफ इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, the spectrum from excited atom could be continuous spread of color from red to violet with no individual line। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जिसके एनर्जी लेवल से, तो स्पेक्ट्रम जो एक्साइटेड एटम में से है वो कंटिन्यूसली कलर के
कलर को स्प्रेड करता है। रेड से लेकर वायलेट तक कोई भी इंडिविजुअल लाइन नहीं रहता है। दिस अगेन इंडिकेट दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इससे इंडिकेट होता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सम एटम्स। एटम्स का एमिशन स्पेक्ट्रम्स। हाइड्रोजन का incandescent or electrically excited gases under low pressure give the line spectra. Hydrogen, helium, सोडियम, मर्क्यूरी, इन सब का जो एटम जो था वो एक्साइटेड स्टेट में क्राउचिंग में चला गया और लाइट को फोटोन के लाइट को रिलीज़ किया। और फोटोन के लाइट का इतना ही एनर्जी है जितना दो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी के बीच में फ़र्क है, उतना ही एनर्जी का वो है लाइट जो रिलीज़ हुआ। Energy can be transferred only in discrete packets, that is energy is quantized. एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है डिस्क्रीट पैकेट्स में ही, एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इन द अर्ली 19th century, two French scientists Boulogne and Petit determined heat capacity CV is equal to rho U upon rho dV of number of monoatomic solids। तो हीट कैपेसिटी जो है सॉलिड का अर्ली 19th सेंचुरी में दो फ्रेंच साइंटिस्ट बुलोंग पेटिट ने हीट कैपेसिटी डिटरमाइन किया चार्ज सी वी जो डेल्टा यू अपन डेल्टा टी कांस्टेंट वी रहता है, जिसमें नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड का हीट कैपेसिटी का डिटरमाइन होता है। दे प्रपोज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनो एटॉमिक सॉलिड आर द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्लोज टू 25 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जो सभी मोनो एटॉमिक सॉलिड्स का जो मोलर हीट कैपेसिटी था वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था, क्लोज था 25 जूल पर केल्विन पर मोल से। एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के सामने द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल could be used to infer that the mean energy of an atom as it oscillates about its mean position in a solid is kT for each of the displacements। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल जो है यूज़ होता है एटम का मेन एनर्जी के बारे में यूज़ करता है। ये ऑसिलेट करता है सॉलिड के मेन पोजीशन में, वहाँ डिस्प्लेसमेंट में kT रहता है। इन 3 डायमेंशंस में द एनर्जी ऑफ ईच एटम इज 3 kT। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हर एटम का एवरेज एनर्जी रहता है जो है 3 kT। एन एटम टोटल एनर्जी बिकम 3 kT। एन एटम के लिए टोटल एनर्जी 3 kT होता है। विद दिस मोलर इंटरनल एनर्जी बिकम्स, इसमें जैसे मोलर एनर्जी जो है क्या बनता है यू एम इज इक्वल टू 3 NaKT 3 RT। यू एम जो है इक्वल टू 3 NaKT इक्वल टू 3 RT होता है। आर इज इक्वल टू Na इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, आर जो है गैस कॉन्स्टेंट है, सी है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मोलर, thereby U and upon thereby TB। PR is 25 joule per Kelvin per mole। तो हीट कैपेसिटी जो रहता है कांस्टेंट वॉल्यूम वो रहता है 25 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। However, it was experimentally found that molar heat capacity are not independent of temperature। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला मोलर हीट कैपेसिटी जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है। इट वॉज फाउंड दैट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनो एटॉमिक सॉलिड्स आर लोअर देन 3 R at
low temperature and that the value approach 0 as 2T0. जैसे पता चला मोलर हीट कैपेसिटी जो रहता है सभी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स के लिए काफ़ी कम रहता है तैयार से लो टेम्परेचर में वो वैल्यू जो अप्रोच करता है 0 वो T0 है. And so 1905 assume that each atom oscillated about its position with a frequency nu and invoked Planck's hypothesis to assert that the energy of oscillation is confined to discrete value following the Planck's equation. तो आइंस्टाइन 1905 में अज्यूम किया था कि हर एटम ऑसिलेट करता है उसके पोजीशन में फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ और उसमें प्लैंक हाइपोथेसिस इन्वोक करता है जो ऑसिलेशन एनर्जी एजर्ट करता है डिस्क्रीट वैल्यू में और प्लैंक्स इक्वेशन फॉलो करता है. E is equal to NH nu N is equal to 0.2. Einstein calculated total molar internal energy of the solid and obtained the following expressions. तो आइंस्टाइन ने सॉलिड का टोटल मोलर एनर्जी को कैलकुलेट किया था और वो एक्सप्रेशन से ऑब्टेन होता है. The molar heat capacity at constant volume and mass is equal to 3RF, vary from 0 to 3R. 0 से लेकर 3R तक अलग वैरी करता है. F is delta V upon T square. E delta V upon T upon del E delta theta V upon T minus 1 square is Ft. Temperature is act as function. Theta V is H nu upon K is Einstein temperature. ये theta V is H V upon K Einstein temperature है. Einstein temperature express the frequency of oscillation of atom as a function of temperature. Einstein temperature को एक्सप्रेस करते हैं एटम का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी से जो टेम्परेचर का फंक्शंस होता है. Einstein explained dependency of heat capacity of solid assuming quantization of energy. आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड का हीट कैपेसिटी का जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी का क्वांटाइजेशन से.